हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और हम हर बार की तरह इस बार भी डिस्कस करेंगे टॉप 18 क्वेश्चंस। पर पहले हम लोग इस बार पार्ट 1 और 2 में डिवाइड कर देंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। सो MMPF 001 के टॉप 7 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मेरे साथ है बबीता जी। बबीता जी भी आपकी इस वीडियो में हेल्प करेंगी। बबीता जी प्लीज इस क्वेश्चन को पढ़िए। Operating cycle and factors affecting working capital. The operating cycle refers to the time taken by a business to convert its cash into inventory into sales, and sales back into cash. It shows how efficiently a firm manages its working capital. Stage of operating cycle: purchase of raw materials, conversion into work in progress, conversion into finished goods, sales of finished goods, collection of cash from debtors. Operating cycle: inventory period plus receivables period minus payables period. A longer operating cycle means more working capital is required, while a shorter cycle requires less working capital. Other factors affecting working capital requirements: nature of business. Manufacturing firms need more working capital than service firms. Size of businesses larger firms require more funds. Production policy: seasonal production increases working capital needs. Credit policy: liberal credit to customers increases receivables. Credit terms from suppliers: more credit reduce working capital needs. Inventory management: poor inventory control increases capital blockage. Growth rate: fast growing firms need more working capital. Business cycles: boom increases demand for working capital. Operating efficiency: efficient firms require less working capital. ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है कितना समय लगता है कैश से कैश बनाने में। एग्जाम्पल: एक बिस्किट फैक्ट्री रॉ मटेरियल खरीदती है, बिस्किट बनाती है, मार्केट में बेचती है, कस्टमर से पैसा वापस लेती है। इस पूरे प्रोसेस को ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। फैक्टर्स: फैक्ट्री बिजनेस को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर कस्टमर को उधार देते हैं तो पैसा लेट मिलता है। सप्लायर अगर उधार देता है तो पैसा कम चाहिए। ऑपरेटिंग साइकिल जितना लंबा वर्किंग कैपिटल उतना ज़्यादा। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन पूरा डिटेल में पढ़ के बताया है आपको बबीता जी ने। बबीता जी बहुत ही एक MBA की टॉप नॉच वो भी कर रही हैं फाइनेंस में। उन्होंने भी MBA कंप्लीट कर चुकी हैं ऑलरेडी, इसलिए हमने उनकी हेल्प ली है। तो मैं आपको बताता हूँ तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। ऑपरेटिंग साइकिल आपको समझ में आ गया। बिस्कुट वाला फैक्ट्री का एग्जांपल उन्होंने समझा दिया। एक रॉ मटेरियल मैदा और चीनी खरीदने से लेके उसके पैसे आने तक को हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल में स्टेज करती है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कन्वर्जन टू वर्क इन प्रोग्रेस, कन्वर्जन ऑफ फिनिश गुड्स, सेल ऑफ फिनिश गुड, कलेक्शन ऑफ कैश क्रेडिटर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया है। तो भाई अदर फैक्टर्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को क्या फैक्टर करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को? भाई बिजनेस का नेचर कैसा है, आपकी बिजनेस का साइज क्या है, लार्ज है, स्मॉल है, मीडियम है, प्रोडक्शन पॉलिसी कैसी है, क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, क्रेडिट टर्म सप्लायर के साथ कैसे हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट कैसी है, ग्रोथ रेट कैसी है, बिजनेस साइकिल कैसा है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आपकी कितनी है। तो ये और ये एग्जांपल जितना बढ़िया बताया बबीता जी ने। बबीता जी बहुत ही गजब है इन मामलों में। ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड है CRR, SLR एंड इफेक्ट ऑन बैंक क्रेडिट। ये मैं आपको पढ़ा के बता देता हूँ। बबीता जी सिर्फ इसमें कुछ आपको एग्जांपल समझा देंगी। कैश रिजर्व रेशियो CRR इज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट बैंक मस्ट कीप विद द सेंट्रल बैंक, जो हमारे यहाँ RBI है और US में फेडरल बैंक है। इसमें क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो में एक ना परसेंटेज होती है सर्टेन अमाउंट की, जो RBI आपको बोलता है बैंक लाइसेंस देने से पहले कि भाई आपको ये हमारे साथ डिपॉजिट रखना पड़ेगा। ये डिपॉजिट किस लिए रहते हैं? मान लीजिए इनकेस बैंकरप्सी आ जाए, बैंक दिवालिया घोषित कर दे, तो वो जो रिजर्व अमाउंट है वो उसके कस्टमर्स को लौटा दिया जाता है। जैसे आपको पता है DIGC के अंडर क्या होता है, आपके 5 लाख तक के इंश्योर्ड रहते हैं। आप किसी भी बैंक में कितने भी पैसे जमा करा लो, बट आपको उस बैंक से 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है। ये तो आपको पता ही होगा। फिर है आपका SLR, जिसे बोलता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो इज द परसेंटेज दैट डिपॉजिट मस्ट मेंटेन इन। ये क्या है? एक सर्टेन अमाउंट। अब वो तो एक है फिक्स अमाउंट, कैश रिजर्व रेशियो तो आपको रखना है, प्लस आप कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हो। ये आपका किस पर डिपेंड करता है कि आपने रिजर्व बैंक के साथ कितनी सेविंग कर रखी है। तो कैसे होते हैं? जैसे कि कैश होती है, गोल्ड होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती है। तो इन सब के फॉर्म में रिजर्व बैंक के अंदर अपना पैसा डिपॉजिट रखते हैं ये प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स। इफेक्ट ऑफ चेंज इन CRR एंड SLR: अगर CRR और SLR बढ़ेंगे तो क्या होगा? अगर CRR बढ़ेगा या SLR बढ़ेगा तो क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है, आपको ज्यादा का ज्यादा फंड आपको कहां रखना पड़ेगा? RBI के साथ। तो आपको क्या होगा? आपके पास कम फंड रहेगा बोरो करने के लिए बाहर, तो लेस फंड्स अवेलेबल विद द बैंक्स, यानी आपके पास कम पैसा बचेगा बीइंग अ बैंक, और क्योंकि आपने ज्यादा बैंक के साथ पैसा किसमें जमा करा दिया है? RBI में। रिड्यूस लैंडिंग कैपेसिटी: आपको उधार देने की कैपेसिटी बीइंग अ बैंक कम हो जाएगी। क्रेडिट बिकम्स कॉस्टली, क्योंकि आपके पास अब अमाउंट कम है तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करना चाहोगे, तो आपका इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली बढ़ जाता है। अगर CRR और SLR घट जाएगा, अगर RBI आपसे कहता है कि भाई आप 5 करोड़ नहीं, अब बैंकों को सिर्फ 3 करोड़ ही हमारे साथ डिपॉजिट रखना पड़ेगा, यानी एक बैंक के पास ज्यादा फंड होंगे वो दोनों लोगों को देने के लिए,
ठीक है, इंक्रीज लैंडिंग, और बैंक ज्यादा उधार दे पाएगा लोगों को और बिजनेस की ग्रोथ हो पाएगी, क्योंकि ज्यादा पैसा यानी ज्यादा लोगों को आप बांट पाओगे। These tools help RBI control inflation and credit flow. ये डिसाइड कैसे होता है कि CRR और SLR बढ़ना है घटाना है, ये इन्फ्लेशन के, कि देश में इन्फ्लेशन किस हिसाब से आ रहा है उस हिसाब से चलता है। CRR और SLR RBI के टूल्स हैं। CRR बैंक को अपना पैसा RBI के पास रखना पड़ता है, SLR बैंक का पैसा सेफ असेट्स में रखना होता है। समझ रहे हो, एक रखना पड़ता है और एक रखना होता है, दोनों में फर्क है। पड़ता है मैंडेटरी होता है और रखना होता है जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको बैंक से कितना इंटरेस्ट रेट चाहिए उस हिसाब से आप अपने एसेट्स को वहां पे जमा करते हो। एक फिक्स आपको पता है कि भाई इस बॉन्ड में आरबीआई के साथ मेरा पैसा बिल्कुल ही सेफ है, तो बिल्कुल सेफेस्ट बॉन्ड है। इनफैक्ट अगर आप भी चाहते हो, आपको लगता है कि अगर आपके पैसे को इन्वेस्ट करने हैं, आपको लगता है कि बैंक डूब जाएगी या मैं अगर बॉन्ड्स में लगाऊंगा तो कंपनी डूब जाएगी और शेयर मार्केट तो आप बिल्कुल नहीं लगाना चाहते, तो आप भी आरबीआई के साथ सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड्स या फिर आपने ट्रेजरी बिल्स या फिर आप क्या नाम है टी बिल्स वगैरह ले सकते हो। आप डायरेक्टली ले सकते हो। इसका है आरबीआई रिटेल बैंक, आरबीआई रिटेल ऐप करके आता है, आरबीआई रिटेल ऐप, उसके थ्रू आप भी डायरेक्टली आरबीआई के बॉन्ड्स या उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट एक्चुअल में वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है ना बहुत कम रिटर्न देते हैं, 5.6 या 6% तक का ही देते हैं। अब आपकी मर्जी, अगर आप करना चाहते हो उनके साथ इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हो, एटलीस्ट सेविंग अकाउंट से तो ज्यादा ही मिलेगा आपको। और पैसा यहाँ पे 110% श्योर है कि आपको मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ी डूबती है यार। अगर सीआरआर एसएलआर बढ़ता है तो बैंक कम लोन देता है, अगर कम होता है तो बिजनेस को ज्यादा लोन मिल पाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर है क्वेश्चन थर्ड, क्रेडिट एवोल्यूशन मीनिंग एंड मॉडल्स। बबीता जी कंटिन्यू। Credit evaluation means assessing the credit worthiness of customer before granting credit. Need for credit evaluation: reduce bad debts, improve cash flow, control credit risk, increase profitability. Credit evaluation models: 5 C's of credit: character, capacity, capital, collateral, conditions. देखिए 5 C ऑफ क्रेडिट आपको उधार किन कंडीशन में मिलता है। एवोल्यूशन मॉडल, कैरेक्टर, बंदे की नीयत कैसी है, कैपेसिटी, भाई जो पैसा वो लेगा कि वो क्षमता है उसकी तो चुकाने की वापस, कैपिटल कितना पैसा उसकी रिक्वायरमेंट है, कोलेटरल कितनी जमीन है जिसको वो उधारी में दे रहा है अगेंस्ट में, और कंडीशंस क्या है। ये 5 C एवोल्यूट करते हैं आपके क्रेडिट एवोल्यूशन मॉडल में। क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल, क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल आपने सुना ही होगा। जैसे आपके इंडिविजुअल के केसेस में होता है सिविल स्कोर, आपने बहुत सुना होगा। क्रिलिक स्कोर ये होता है कंपनी के केसेस में, AAA क्रिलिक स्कोर है, BBB स्कोर है, BB+ है, AA+ है, ये आपने जरूर देखा होगा। अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपने ये चीजें जरूर जानते होगे कि हम कंपनी की रेटिंग देखने के बाद ही बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। जो जितनी सेफ कंपनी होती है वो उतना कम आपको इंटरेस्ट देती है। क्यों? क्योंकि वो हाई रिस्क नहीं होती है, लेस रिस्क की होती है। और जितनी हाई रिस्क की कंपनी होती है वो आपको उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट देती है। क्यों? क्योंकि वो आपका रिस्क बहुत ज्यादा होता है वहां पे। एजिंग शेड्यूल्स, फिर है फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, फिर है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस मॉडल। ये 5 तरीके के मॉडल्स हैं। क्रेडिट इवोल्यूशन का मतलब है कस्टमर को उधार देने से पहले उसकी चेकिंग। एग्जांपल, दुकान वाला सिर्फ ट्रस्टेड कस्टमर को उधार देता है। मॉडल्स: कस्टमर का नेचर, पेमेंट एबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेट। तो समझ में आ गई। गोकुलधाम सोसाइटी में अब्दुल भी उधार उसी को देता है जो उसका उधार चुका देता है। कभी भी वो देखते हो जब वो आता है ना अपना पोपटलाल को उधार देने से पहले अब्दुल 2 बार सोचता है, क्योंकि वो पोपटलाल बहुत बड़ा टोपीबाज है उस गोकुलधाम सोसाइटी में। और ऑन द अदर हैंड जेठालाल को वो तुरंत के तुरंत उधार दे देता है अब्दुल। तो यही बात एक एग्जांपल है कि उधार उसको दिया जाता है जो उधार चुका देता है। फिर आपका क्वेश्चन फोर्थ, वैल्यू क्रिएशन थ्रू वर्किंग कैपिटल एंड वॉकर्स प्रिंसिपल्स। A firm creates value by optimizing working capital, not by keeping it too high or too low. How value is created: faster cash collection, reduce inventory holding, better supplier management, lower financing cost. देखिए, आप फर्म क्रिएट्स वैल्यू बाय ऑप्टिमाइजिंग वर्किंग कैपिटल। अगर आप अपने वर्किंग कैपिटल को ऑप्टिमाइज करते हो, उसे सही से चलाते हो, तो क्या होता है, आपका बिजनेस स्मूथ चलता है। मान लीजिए आपने बहुत सारा वर्किंग कैपिटल में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, बट वो आपके ऑपरेशन में उसका आधा ही लगने वाला है। तो आप क्या करोगे, अदर हाफ जो आपका पैसा बचा है उसको आप कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, या फिर आप उससे कहीं और रिटर्न कमाने की कोशिश करोगे। खाली पैसा पड़ा हुआ सबसे खराब चीज है। अगर आपके घर में पैसा पड़ा हुआ है, इससे बेकार चीज कुछ नहीं हो सकती। उसे मार्केट में चलना चाहिए। मनी शुड रन। जब आप सोते हैं तब आपका पैसा बनना चाहिए किसी भी फॉर्म में। आपने इक्विटी में डाल रखा है, आपने गोल्ड में डाल रखा है, आपने शेयर में डाल रखा है, इनफैक्ट मरे से मरा अगर आपने सेविंग अकाउंट में भी डाल रखा है तो भी आपको उसको 2% मिल रहा है। बट अगर वो आपके घर पे पड़ा है तो वो 1000 रुपए कल भी 1000 रुपए ही होगा। समझ में आ रही है? तो अगर आपने मार्केट में वो पैसा लगा रखा है तो क्या है, देयर आर चांसेस कि वो 1000 कल को 2000 रुपए हो जाए 1 साल बाद। बहुत रिटर्न मिलते हैं। अभी आपने देखा होगा लास्ट 1 मंथ में सिल्वर 20% हाइक किया है, 20%। अगर यही पैसा अगर आपने मान लीजिए जो आपके 1000 रुपए आपके पिगी बैंक में पड़े वो आपने सिल्वर ETF में डाल दिए तो कितने हो जाते? 20% पे आपको अननेसेसरीली 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते। कोई बुरे हैं 200 रुपए आपको कौन दे देगा? कोई नहीं देगा 200 रुपए फ्री फंड के। पर इस तरीके से मार्केट में पैसा चलता है तो आपको पैसा मिल जाता है। तो देखिए वही बात उसने बताई है। हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड: फास्टर कैश कलेक्शन, रिड्यूस इन्वेंटरी होल्डिंग, बेटर सप्लायर मैनेजमेंट, लोअर फाइनेंसिंग कॉस्ट। वॉकर्स के प्रिंसिपल क्या थे? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, फिर है कॉस्ट फाइनेंसिंग, फिर है थर्ड मैच्योरिटी मैचिंग प्रिंसिपल्स, एंड फोर्थ है लिक्विडिटी प्रिंसिपल्स।
वर्किंग कैपिटल का सही यूज वैल्यू क्रिएट करता है। वॉकर के प्रिंसिपल्स कहते हैं ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न। शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न। ये मैंने आपको भी बॉन्ड वाले एग्जाम में बता दिया, जहां पे आप ज्यादा रिस्क लेते हो वहां पे आपके ज्यादा रिटर्न होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा पेनी स्टॉक्स आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे देते हैं, बट देयर आर चांसेस कि वो आपको डुबा भी दे, क्योंकि डेवलपिंग कंपनी जो डेवलप्ड है वो कंपनियां बहुत एक स्थिरता से चल रही है, वो हर साल 5%, 5%, 7% इससे ज्यादा रिटर्न नहीं दे रही है। बट द डेवलपिंग कंट्री ऑन द अदर हैंड इट कैन बूम एज हाई एज 25% इन एन ईयर, वो इस तरीके का भी दे सकती है। और जो एकदम स्टार्टिंग है, स्टार्टअप कंपनीज है, उनकी तो खैर बोलिए स्काई इज द लिमिट, वो वाला सीन रहता है। क्वेश्चन 5, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज इन एसएमई। SMEs। एसएमई क्या है? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। Objective in SMEs: maintain liquidity, reduce dependence on external funds, ensure smooth operations, survival and stability। ठीक है, तो आपने समझ में आया ऑब्जेक्टिव क्या है एसएमई के, एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला तो मेंटेन लिक्विडिटी, भाई पैसा जो है अपने हाथ में रखना ताकि डेली ऑपरेशन हो सके। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फंड्स, यानी हर चीज के लिए आपको बाहर से यानी लोन्स लेना या फिर एंजल इन्वेस्टर के पास जाना, इस तरीके की चीज ना रहे, उसकी डिपेंडेंसी खत्म करनी होती है। एंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस, आपके ऑपरेशन स्मूथ हो, रॉ मटेरियल आप टाइम से खरीद पाए, लोगों को सैलरी आप टाइम से दे पाए, फिर सप्लायर को पैसे टाइम से देकर। सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी, जो छोटी फर्म्स होती है ना, उनका सर्वाइवल भी अपने आप में एक बहुत बड़ी टक्कर है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन भी हाई है, उन्हें बड़े बड़े की प्लेयर से भी लड़ना है और प्लस अपनी दुकान भी चलानी है और प्रॉफिट भी कमाने हैं। डिफरेंस फ्रॉम लार्ज फर्म्स, लार्ज फर्म से डिफरेंस कैसे रहता है? SMEs, large firms, limited funds, easy access to capital, देखिए, high risk, low risk। एसएमईज लिमिटेड फंड्स होते हैं, लार्ज फर्म्स में इजी एक्सेस टू कैपिटल। बड़ी कंपनीज को हर कोई लोन देना चाह रहा है, सही बात है। टाटा जी आएंगे, टाटा ग्रुप जाएगा बैंक से लोन मांगेगा, बैंक हंसते हंसते लोन देगा। बेशक वो साला चाहे बड़ी कंपनी नुकसान कर दे, वो पैसा ना दे, फिर भी उनके देखना ट्रेड ऑफ हो जाते हैं, उनके लोन भी माफ हो जाते हैं। आपने देखा होगा कितनी बड़ी कंपनी है, विजय माल्या पूरा लूट लाट के भाग गया, फिर भी उसके ट्रेड ऑफ देख लो, उसको हर बैंक ने ऐसे ही दे दिया लोन। क्यों? उसकी वैल्यू पे, किंगफिशर एक बहुत बड़ा ब्रांड है इस चक्कर में। बट छोटा आदमी जाएगा लोन मांगेगा तो बैंक 10 बार उसकी पॉलिसी चेक करेगा कि भैया इसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, इसकी कितनी है। बट वहां पे क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे सबने लोन दे दिया कि एसबीआई जैसे बैंक ने अगर किंगफिशर ग्रुप को बहुत बड़ा लोन दे रखा है तो अदर प्राइवेट बैंक्स इसी कॉन्फिडेंस आ जाते हैं कि अगर एसबीआई ने दे रखा है तो हम भी दे देते हैं। और उसी के चक्कर में क्या हुआ, विजय माल्या जी आज फुर रहे हैं, पकड़ने के चक्कर में पड़े हुए उन्हें। इन्फॉर्मेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल सिस्टम, यहाँ पे क्या है? इनफॉर्मल मैनेजमेंट होती है। हमारी जो छोटी वाली कंपनीज होती है वहां पे क्या है, एक ही बंदा है जो मशीनरी बना रहा है, मशीनरी पे काम कर रहा है, वही बंदा सेल्स के लिए चला गया, क्योंकि इनफॉर्मल ग्रुप है, सही है। बट प्रोफेशनल सिस्टम्स में क्या होता है, बड़ी कंपनी में जो बंदा डेडिकेटेड है काम करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, वो ऑपरेशन ही करेगा, और जो बंदा सेल्स के लिए डेडिकेटेड है वो सेल्स ही करेगा। एसएमईज में हाई रिस्क रहता है और लार्ज फर्म्स में लो रिस्क रहता है। एसएमईज को पैसा मैनेज करना मुश्किल होता है, ये तो आपको पता है। अगर आपके कोई चाचा या पापा छोटे बिजनेस में है, छोटे लघु उद्योग में, तो उनपे तुम समझ गए होगे, जब पैसा आता है तो इतना आता है कि संभल नहीं पा रहा होता है, और जब नहीं हो रहा था तो उधार लेने ही पड़ जाते हैं। ये तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत आती है, पैसा मैनेज नहीं होता छोटे उद्योग में। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, पर पैसा मैनेज नहीं होता। हाई सीजन में इतना पैसा हो जाता है कि हाई हो जाती है, और लो सीजन में इतना पैसा हो जाता है कि रोटी खाने के वाले पड़ जाते हैं। छोटी फैक्ट्री का बैंक से लोन मिलना मुश्किल होता है, ये तो सबको पता है, मैंने आपको बता ही दिया था। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, प्रोसीजर एंड एडवांटेज। बिल डिस्काउंटिंग मींस सेलिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज टू अ बैंक बिफोर मैच्योरिटी फॉर इमीडिएट कैश। Procedure: seller draws bill, buyer accepts bill, bill submitted to bank, bank deducts discount, cash is paid to seller. Advantage: immediate liquidity, no collateral needed, improves cash flow, reduce credit risk. बिल डिस्काउंटिंग का मतलब फ्यूचर का पैसा आज मिल जाना। एग्जांपल: होलसेलर बिल बैंक को देता है और तुरंत पैसा मिलता है। अब देखो इसका मैं समझाता हूँ एग्जांपल। बिल डिस्काउंटिंग अक्सर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जैसे कि टाटा पैसेंजर है, टाटा कमर्शियल व्हीकल्स है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग छोटे छोटे जो इनके सप्लायर वेंडर्स हैं उनको क्या करते हैं, ये लोग एक बिल डिस्काउंटिंग काट के दे देते हैं कि भाई हम आपको एक बिल डिस्काउंट दे रहे हैं कि ये आप ले जाओ, हम हमारे किसी भी बैंक में जाना, उसको ये बिल डिस्काउंट दिखाना, वो अपनी कमीशन काट के आपको पैसा दे देगा, क्योंकि वो हर किसी को पैसा देते रहेंगे, इतना उनके पास टाइम नहीं है। वो एक बिल डिस्काउंटिंग बिल काट के दे देते हैं कि आप जाके, बड़ी बड़ी कंपनी छोटी कंपनीज को दे देती है कि आप जाके बैंकों में ड्रॉ करा लो, हमारे ऑलरेडी वहां अकाउंट चल रहे हैं, इस तरीके से होता है। तो सेलर ड्रॉज द बिल, बायर एक्सेप्ट्स द बिल, बिल इज सबमिटेड टू बैंक, बैंक डिडक्ट्स डिस्काउंट, कैश इज पेड टू सेल। इमीडिएट लिक्विडिटी होती है, नो कोलेटरल नीडेड होता है, इंप्रूव कैश फ्लो, रिड्यूस क्रेडिट रिस्क। बिल डिस्काउंट का मतलब फ्यूचर का पैसा आज मिल जाना, होलसेलर बिल बैंक को देता है और तुरंत पैसा मिल जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 7 है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज होता है? फैक्टर्स: एक्सचेंज रेट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, टैक्स डिफरेंसेस, ट्रांसफर प्राइसिंग, ग्लोबल कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जीआईटी, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, ईआरपी सिस्टम्स, ग्लोबल सोर्सिंग। ठीक है। एमएनसीएस को मल्टीपल कंट्रीज का ध्यान रखना पड़ता है। एग्जाम्पल: डॉलर रेट बदलने से प्रॉफिट चेंज होता है।
ठीक है भाई। तो एमएनसी क्या है? एक ऐसी कंपनी जो बहुत सारे ग्लोब पे काम कर रही है, अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज में काम कर रही है। तो उसका क्या है भाई, उसको एक्सचेंज रेट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो जैसे एग्जांपल समझिए कि आप एप्पल ने इंडिया में बहुत सारे फोन बेच दिए, ठीक है। अब उसने देखा भाई क्या हुआ, एप्पल के बहुत सारे फोन बेच गए और उनके पास करेंसी किसमें पड़ी है, रुपयों में। एप्पल क्या करेगा, अब उसने देखा कि डॉलर का रेट बढ़ रहा है, तो सबसे पहले काम क्या करेगा, जितने भी रुपये का पैसा है वो सारा का सारा कन्वर्ट कर देगा किसमें, डॉलर्स में। क्योंकि अगर उसने रुपये में अपना पैसा रखा तो इससे लॉस हो रहा है, क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है। जितने जितने दिन उसका रुपया कमजोर होता जाएगा उतनी उतनी उसकी डॉलर में वैल्यू उसकी कम होती जाएगी। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो अपने सारे पैसे को कन्वर्ट करेगा डॉलर्स में और उधर चला जाएगा। इस तरीके से होता है ये, ठीक है। तो फिर एक्सचेंज रेट रिस्क रहता है, पॉलिटिकल रिस्क रहता है भाई, किसी कंट्री में अनस्टेबिलिटी आ गई तो उसकी कंपनी पे अफेक्ट आ जाएगा। टैक्स डिफरेंसेस हर जगह अलग अलग है, ट्रांसफर प्राइसिंग अलग अलग है, ग्लोबल कैश मैनेजमेंट अलग है, ठीक है। ये सब चीजें रहती हैं। शॉर्ट नोट्स पढ़े। Payables, money on suppliers, bank guarantee, bank promise to pay if Customer fails, reorder point, stock level at which new order is placed, certificate of deposit, short-term money market instrument, intercorporate loans, loan give by one another to a company to another. हिंदी शॉर्ट नोट्स। पेबल सप्लायर का पैसा, बैंक गारंटी बैंक की गारंटी, रीऑर्डर पॉइंट स्टॉक मैनेज का टाइम, सीडी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इंटर कॉर्पोरेट लोन कंपनी से कंपनी लोन। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये पूरा वीडियो आपसे डिस्कस कर दिया MMPF 001 का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और मैं एक वीडियो MMPF 001 का और डालूंगा पार्ट 2, ताकि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। बाकी पेपर बहुत ईजी है, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, एक पेपर पिछला सॉल्व करने की जरूरत है, बाकी सब स्मूथ जाएगा। चलिए ओके, टाटा बाय।